नूतन गुप्ता, इतिहास विभाग, कमला राय कॉलेज, गोपालगंज में अतिथि व्याख्याता हूँ। छात्रों, हम लोग आधुनिक यूरोप के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम लोग इटली का अध्ययन कर रहे हैं। इटली के अध्ययन के क्रम में हमने देखा कि इटली के एकीकरण में कई बाधाएं आई और इसमें गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, इससे संबंधित हमने ई नोट्स भी उपलब्ध करा दिया है। आज हम लोग इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों का अध्ययन करेंगे। छात्रों, यह टॉपिक आपके ग्रेजुएशन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट ये आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी है। तो आइए हम लोग इटली के विभिन्न चरणों का अध्ययन करें कि इसके एकीकरण में क्या क्या चरण थे। इसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं है। अब मुझे करने दो बेटा काम। छात्रों, इस एकीकरण को हम 5 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। इसके पहला चरण क्या है, इसके बारे में हम लोग जानें। प्रथम चरण में लंबार्डी पर ऑस्ट्रिया का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब यह सार्डिनिया पिडमॉन्ट के अधिकार में आ गया था। 1852 ईस्वी में सार्डिनिया और पिडमॉन्ट के विक्टर एमानुएल द्वितीय ने काबूर को प्रधानमंत्री बना दिया। काबूर एक प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। इसने इंग्लैंड तथा फ्रांस जैसे शक्तिशाली देशों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहा। 29 अप्रैल 1859 ईस्वी अर्थात 29 अप्रैल 1859 को ऑस्ट्रिया तथा पिडमॉन्ट के मध्य होने वाले युद्ध में फ्रांस की सहायता इसे प्राप्त हो गई। अब क्या हुआ, इसके बाद जब उसे फ्रांस का भी हेल्प मिल गया, तब उसने क्या किया कि फ्रांस और पिडमॉन्ट के संयुक्त सेनाओं ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद जब इसे ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया तो इससे क्या हुआ कि यह जिसको ज़्यादा शक्ति मिली, और इस तरीके से हम देखते हैं कि इसका जो पहला चरण है वो पूरा होता है। लंबार्डी पर ऑस्ट्रिया के अस्तित्व समाप्त हो गया। अब यह सार्डिनिया पिडमॉन्ट के अधिकार में आ गया था। इस प्रकार पहले चरण में, इटली के एकीकरण के पहले चरण में हम देखते हैं कि इसमें अनेक संगठनों का निर्माण किया गया और विभिन्न देशों से कई तरह के समझौते और संधियां की गई ताकि इनकी स्थिति मजबूत हो और एकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया जा सके। अब हम लोग एकीकरण के दूसरे चरण में आते हैं। एकीकरण के दूसरे चरण में हम लोग देखते हैं कि इटली के एकीकरण के इस दूसरे चरण में कई महत्वपूर्ण समझौते किए गए। इस समय ऑस्ट्रिया का युद्ध चल रहा था। परमा, मोडेना, टस्कनी, ये सब जगह का नाम है। परमा, मोडेना, टस्कनी की रियासतों से
अपने शासकों के विरुद्ध कर दिया गया था। फलतः वहाँ की जनता की राय लेने के लिए विलीनीकरण पर पिडमॉन्ट राज्य में जनमत संग्रह कराया गया। वहाँ के अधिकांश लोगों ने इसमें मिला लेने के पक्ष में फैसला दिया। अतः इन रियासतों में को 1860 ईस्वी में एकीकृत कर इटली की प्रथम संसद का अधिवेशन ट्यूरिन में संपन्न कराया। ट्यूरिन जो है वो जगह का नाम है जहाँ की यहाँ पे प्रथम अधिवेशन होता है एकीकृत इटली का। इस प्रकार परमा, मोडेना, टस्कनी की रियासतों पर पिडमॉन्ट का अधिकार स्थापित हो गया और इटली के एकीकरण की दूसरे चरण की प्रक्रिया छात्रों इस तरह से पूर्ण हुई। तो हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण की दूसरे चरण की भी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आगे हम लोग इसके तीसरे चरण की प्रक्रिया के बारे में देखें कि तीसरे चरण की प्रक्रिया में देखते हैं कि सिसिली तथा नेपल्स पर पिडमॉन्ट का अधिकार हो गया। 1860 ईस्वी में सिसिली के निवासियों ने नेपल्स के शासक फ्रांसिस द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों का नेता क्रिस्पी था। विद्रोहियों का नेता का नाम क्रिस्पी था। क्रिस्पी, तो ये देखते हैं कि ये है, देखिए क्रिस्पी। इसने गैरिबाल्डी की सहायता प्राप्त कर ली। इस प्रकार गैरिबाल्डी की सहायता से सिसिली तथा नेपल्स को इटली में सम्मिलित किया जा सका। इसके लिए भी नेपल्स तथा पोप के राज्य में जनमत संग्रह कराया गया था। इटली में इस जनमत संग्रह के बाद ही इसे सम्मिलित करना संभव हुआ। इसके बाद देखते हैं कि नवंबर 1860 ईस्वी में नेपल्स के राजभवन में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया जिसमें विक्टर इमानुएल द्वितीय, यह है विक्टर इमानुएल द्वितीय को संपूर्ण इटली का सम्राट घोषित किया गया। ट्यूरिन को इस इटली की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ। इस प्रकार सिसिली तथा नेपल्स भी इटली के प्रभुत्व में आ गया और इटली के एकीकरण की यह प्रक्रिया भी पूरी हुई। अब छात्रों इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इटली के एकीकरण का चतुर्थ चरण क्या है। चतुर्थ चरण में हम देखते हैं कि यह इटली के एकीकरण का चौथा चरण। इसमें हम लोग देखते हैं कि 1861 ईस्वी में प्रधानमंत्री काबूर की मृत्यु हो गई। ठीक है, प्रधानमंत्री काबूर की मृत्यु हो गई। तो इसके बाद क्या हुआ, इटली के एकीकरण की बागडोर सीधे विक्टर इमानुएल के हाथ में चला गया। विक्टर इमानुएल द्वितीय उसके हाथ में चला गया और अभी भी वेनेशिया तथा रोम जो है वो पिडमॉन्ट के अधिकार में नहीं थे। किंतु प्रशा युद्ध के पश्चात वेनेशिया में भी जनमत संग्रह कराया गया जिसमें वेनेशिया को इटली में शामिल करने के पक्ष में फैसला आया। लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि वेनेशिया को इटली के साथ सम्मिलित कर दिया जाए और इस तरह से वेनेशिया जनता के मांग पे, जनता के सहमति से इटली के साथ मिला दिया गया और इटली का ये चौथा चरण जो है वो पूरा हो गया। अब आगे हम लोग इसके अंतिम चरण में आते हैं और अंतिम चरण में हम लोग देखते हैं इसका अंतिम और पांचवा चरण है। वेनेशिया के विलय के पश्चात केवल रोम ही एक ऐसा क्षेत्र था जो सार्डिनिया पिडमॉन्ट के अधीन नहीं था। 1870 ईस्वी में प्रशा के साथ युद्ध के समय फ्रांसीसी सेना वहां से हटा ली गई थी। इस मौके का लाभ उठाकर विक्टर इमानुएल द्वितीय ने रोम पर भी अधिकार कर लिया। जनमत संग्रह के बाद रोम को भी सार्डिनिया नहीं मिल पाया, सार्डिनिया में ही मिला लिया गया। सॉरी, यहाँ नहीं लिखा गया, यहाँ पे होगा कि जनमत संग्रह के बाद रोम को भी सार्डिनिया पिडमॉन्ट में मिला लिया गया। इस प्रकार रोम को संयुक्त इटली की राजधानी
घोषित कर दिया गया और रोम से पोप की सत्ता हमेशा हमेशा के लिए हटा दी गई। अब इसके बाद एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अब हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इस तरीके से यदि हम समराइज करें इटली के एकीकरण को, तब हम इसमें कह सकते हैं कि एकीकरण में का जो पहला चरण है उसमें इटली के एकीकरण के पहले चरण में अनेक संगठनों का निर्माण किया गया और विभिन्न देशों से कई तरह के समझौते और संधियां की गई। जबकि दूसरे चरण में हम देखते हैं कि मध्य राज्यों की जनता ने एकीकरण के लिए विद्रोह कर दिया था। यह सभी राज्य इटली में सम्मिलित होना चाहते थे, जबकि ऑस्ट्रिया चाहता था कि म्यूनिख संधि के अंतर्गत इन राज्यों में पुराना शासन स्थापित कर दिया जाए। इंग्लैंड की सहानुभूति इटली के साथ थी, इसलिए मध्य इटली के राज्यों में जनमत संग्रह कराया गया, जिसमें इंग्लैंड भी इटली का पक्ष लिया। और इस तरह से हम देखते हैं कि इटली की जो है वो इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती है और इटली के एकीकरण का जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ता है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि एकीकरण जो है वो 5 चरणों में पूरा होता है। तीसरा चरण में हम लोगों ने ध्यान से इस बात को देखा कि नेपल्स और सिसिली के शासक अयोग्य थे, जिस कारण से मेजनी, फ्रांसिस क्रिस्पी और गैरिबाल्डी के नेतृत्व में विद्रोह की योजना बनाई जाती है और गैरिबाल्डी ने सिसिली पर आक्रमण कर स्वयं वहां का शासक बन जाता है और बाद में गैरिबाल्डी विक्टर इमानुएल को इटली का शासक बना देता है। इस तरह से इटली राज्य के दक्षिणी भाग को इटली में मिला लिया जाता है और यह इस तरह से एकीकरण की जो है प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाई जाती है। और अंततः देखते हैं कि प्राग संधि के तहत इटली को वेनेशिया दे दिया जाता है और जब फ्रांस की सेना इटली से हट जाती है तब इटली ने रोम पर अपना अधिकार कर लिया और इस तरह से रोम संयुक्त इटली की राजधानी बना दी जाती है। तो छात्रों, हम लोगों ने इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को देखा। इससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आने वाले हैं, हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन में भी कई यूनिवर्सिटी में से लागू किया गया है कि छात्रों का एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपके इस एकीकरण से वो है कि 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली कितने राज्यों में बटा हुआ था। तो यह 13 राज्यों में बटा हुआ था। साथ ही साथ यहाँ की जो सबसे बड़ी इटली के एकीकरण में समस्या जो थी वो थी ऑस्ट्रिया। सबसे बड़ी समस्या इटली के एकीकरण में ऑस्ट्रिया को समझाना था। अब ये देखते हैं हम लोग कि इसका अगुवाई किसने किया था। इटली के एकीकरण की अगुवाई किसने किया था। तो इटली के एकीकरण की अगुवाई सार्डिनिया पिडमोंट राज्य ने किया था। उसके बाद इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थाओं ने सहयोग किया था। तो इसके महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है यंग इटली, जिसकी स्थापना मेजनी ने 1831 ईस्वी में किया था। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था है लाल कुर्ती यह सैनिक संगठन था। इसकी स्थापना गैरिबाल्डी ने किया था, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया है, गैरिबाल्डी और उसके लाल कुर्ती के बारे में। और तीसरा महत्वपूर्ण संस्था था गिबर्टी के द्वारा स्थापित कार्बोनेरी सोसाइटी। इस तरह से इन सारी संस्थाओं और मेजनी, काबूर, गिबर्टी, गैरिबाल्डी इत्यादि ने मिलकर इस इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। साथ ही साथ इटली जो है 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को जो बनाया जाता है इटली, उसके बाद हम देखते हैं कि रोम की संयुक्त राजधानी 1871 ईस्वी में 1871 में रोम को इटली की राजधानी बनाई जाती है और विक्टर इमानुएल जो है यहाँ का शासक बनता है। और एकीकरण का जो जनक है, इटली के एकीकरण का जनक
माना जाता है जोसेफ मेजनी को। तो छात्रों, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब हम लोग थोड़ा सा यह भी देखें कि इसके मैप पे हम लोग आके देखते हैं कि किस तरीके से ये मैप पे देखें कि किस तरीके से क्या परिवर्तन हुआ था एकीकरण के बाद। एकीकरण के बाद के परिवर्तन को देखिए छात्रों। ये जो है रेखांकित किया हुआ जो है इस टाइप का, ये जो दिखा रहा 1870 में कौन कौन सा राज्य प्राप्त हुआ था, कौन कौन सा क्षेत्र इटली को प्राप्त हुआ था, उसको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 1866 ईस्वी में जो है वो कोर्सिका फ्रांस इटली में था शामिल, जबकि इधर जो क्षेत्र प्राप्त हुआ 1870 ईस्वी में एकीकरण के समय में, तब यहाँ पे देखते हैं सिसिली, फिर नेपल्स, फिर यहाँ देखते हैं कि पोप का जो राज्य था ये सारा भी उसमें आ गया। दूसरा है कि ये देखते हैं हम लोग कि टस्कनी, ये सारे जो सारे क्षेत्र हैं ये सब टस्कनी, पोप का राज्य, नेपल्स, सिसिली और सार्डिनिया, ये सारे क्षेत्र जो है 1870 ईस्वी में इटली में सम्मिलित कर दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक बृहद इटली का निर्माण संभव होता है। तो यह इटली का एकीकरण था। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।